Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture on environmentalism perspective in human geography. Geography optional का टॉपिक है। ये जो पीडीएफ है ज्योग्राफी स्ट्रेटजी 2020, दिस इज़ मोस्ट क्रूशल पीडीएफ फॉर यूपीएससी। आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा क्रूशल अगर एक बुकलेट हो सकती है वो ये है। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है ऑलरेडी। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किससे कैसे टॉपिक रिपीट हुए हैं, तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो यू कैन डाउनलोड दिस थिंग। इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, टेलीग्राम ग्रुप पर है और वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटलिज्म। इसको हम पढ़ेंगे। एनवायरमेंटलिज्म के साथ में नियो एनवायरमेंटलिज्म भी पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे फर्दर क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। तो दिस इज़ ई कोर्स, आप इसको देख सकते हो ऑप्शनल्स की डिटेल्स में। ज्योग्राफी क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ एंड क्लासरूम प्लस टेस्ट सीरीज़ बोथ दीज कोर्सेज आर कंडक्टेड। तो जब ये आपका बेसिक कोर्स है, इसमें आपके फुल सिलेबस लेवल 1 और लेवल 2 आते हैं। लेवल 1 इज़ फॉर जीएस, लेवल 2 पूरा ऑप्शनल है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी एडवांस्ड लेक्चर और साथ में जो इसके भी बियॉन्ड एडवांस लेक्चर होंगे वो लेवल 3 और लेवल 4 में हैं। दीज आर फॉर पेड यूज़र्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए हैं। साथ में आप अदर बेनिफिट्स यू कैन सी जो भी हैं। साथ में ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर ये जो बेसिक लेक्चर्स हैं मोस्टली पीडीएफ दोज आर नॉट पेड। तो ये सारे लेक्चर्स इस टॉपिक के लिए जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इन्वायरमेंटलिज्म, आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में जो एडवांस लेक्चर होंगे, एडवांस लेक्चर इसके लेवल 3 और 4 में डीप वर्सेस शैलो इकोलॉजी, टी.ओ. रियोर्डन का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जोबलर का चेंजिंग परसेप्शन ऑफ रिसोर्सेज, जो PAVE थ्योरी आई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से ड्रिवन है, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, वो वाला टॉपिक। और इसके बाद जो भी और रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो हम इधर कवर करेंगे। सो दिस टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज़ द लिंक t.me sin GEOG। सिमिलर ग्रुप इज़ फॉर GEOL जियोलॉजी, तो वो भी फंक्शनल होने वाला है काफ़ी जल्दी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पीडीएफ में अगर आप देखो एनवायरमेंटलिज्म 5 जगह दिखता है। एक तो यहाँ पर सिलेबस में है, साथ में हमने इसको पर्सपेक्टिव्स में ही रखा है, हालांकि मेनली एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो क्वेश्चंस इससे क्या आए हुए हैं, मेनली आज तक एनवायरमेंटलिज्म पर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। सीधे ये पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन नियो एनवायरमेंटलिज्म और देयर इज़ अ रिजोवनेशन ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एज अ पैराडाइम ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़। तो जो ये रिजोवनेशन है, एक्चुअल में आप नियो एनवायरमेंटलिज्म समझ रहे हो, बहुत से लोगों ने ये लिखा था, बट दिस इज़ नॉट नियो एनवायरमेंटलिज्म। जो रिजोवनेशन ऑफ एनवायरमेंटलिज्म है यही एक्चुअल में यही कोर्स कंटेंट है एनवायरमेंटलिज्म का, ठीक है। और ये पैराडाइम ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़ की तरह है। तो व्हाट इज़ दिस पैराडाइम या पैराडिग्म, ये क्या होते हैं? सो वी विल सी। पैराडाइम्स इन ज्योग्राफी लगातार क्वेश्चंस पूछता है, तो एनवायरमेंटलिज्म कैसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए वो हम देखेंगे। तो लेट्स सी, आई थिंक दिस राइटिंग इज़ हाईली लेजिबल। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होता है, प्रॉपर स्पेसिंग, तो आई हैव ट्राइड। तो दिस PDF इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो देखते हैं, दिस शुड बी द आइडियल अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग कि आपने जो एक लाइन लिखी हुई है दूसरे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में आपको कुछ स्पेसिंग ज़्यादा देनी होती है। तो लेट्स सी इन्वायरमेंटलिज्म। अब जो सिलेबस में एक टॉपिक है सबसे पहले इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो डिटर्मिनिज्म से इन्वायरमेंटलिज्म कैसे डिफरेंट है? आई एम सॉरी फॉर दीज ऑल थिंग्स। ये जो पेपर स्प्लिट होता है, आई कांट डू एनीथिंग फॉर दिस, बट आपको आई विल टेल। मोस्टली यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कट जाती हैं, बट इट इज़ ओके। इन्वायरमेंटलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इन्वायरमेंटलिज्म मेनली इन मूवमेंट है टू सेव इन्वायरमेंट, ठीक है। ये T.O. रियोर्डन से स्टार्ट हुआ था, हालांकि ये हमेशा से है। और जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है ये एक पर्सपेक्टिव है इन ज्योग्राफी जो ये कहता है कि नेचर इज सुप्रीम, ठीक है। ये रेड्जेल, एलन चर्चिल सैंपल इनके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। काफ़ी लोग, मतलब इनफैक्ट माजिद हुसैन बुक में ही गलत लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंटलिज्म ही उन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बता दिया। इनफैक्ट जो R.D. दीक्षित और सुदीप्ता अधिकारी हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो बुक्स आपके लिए इस टॉपिक में तो बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली हैं। तो इन्वायरमेंटलिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखो तो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो इट इज़ पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। एक पर्सपेक्टिव है ह्यूमन ज्योग्राफी को देखने का। क्या पर्सपेक्टिव है? जो डील करता है वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंट से, ठीक है। मतलब जो अगर आप सिलेबस का पार्ट देखो, सिलेबस में आपको इन्वायरमेंटलिज्म के साथ में जो यहाँ कुछ अप्रोचेज, रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच, तो ये अप्रोचेस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इसके डाउनफॉल के बाद आई थी। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन वाले कहते थे कि आप ज्योग्राफी एक सोशल रेलेवेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये अप्रोचेस क्रिटिकल बैकलैश उसको कहते हैं। तो क्रिटिकल बैकलैश के अंतर्गत ये वाली चीज़ें आई थी कि मतलब जो ये इकोनॉमिक लोकेशन थ्योरीज वाला है, ये सब चीज़ें
थोड़ा सा सबड्यूड हो गई थी। तो रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमन वेलफेयर, तो जो ये वेलफेयर अप्रोच है ये मेनली ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन इन्वायरमेंटलिज्म इज़ वेलफेयर ऑफ ज्योग्राफी। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक्स लिंक हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा ऐसे लिखना पड़ेगा। इट इज़ पर्सपेक्टिव जो डील करता है वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंट में। ये होता क्या है, डेफिनेशन ये है इसकी, इट इज़ अ सेट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एथिकल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटलिज्म आजकल जो आप देखते हो ना, इन्वायरमेंट वाले जो NGO वगैरह, वो सब इन्वायरमेंटलिज्म का पार्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट है विच ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेस। अल्टीमेटली इनका एम क्या है, टू प्रोटेक्ट द नेचर। आपको नेचर प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन इसके कई बार नेगेटिव चले जाते हैं, एंटी डेवलपमेंट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखती है। इन्वायरमेंट वर्सेज इकोनॉमी की डिबेट्स। तो इन्वायरमेंटलिज्म एक्चुअल में क्या है, इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न, ना कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। किसी ने एक डाउट पूछा हुआ है पिछले लेक्चर में कि व्हाट इज़ डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। देखो, डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दोनों लगभग सेम टर्म है। ठीक है, मोस्टली दोनों को एक ही तरह से लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में डिटर्मिनिज्म के कुछ टाइप्स हैं। जब इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है मैन को, इट इज़ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब साइंस डिटरमाइन करती है, इट इज़ साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। जब आपका इकोनॉमी डिटरमाइन करती है, इट इज़ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ऐसे बहुत सारे टाइप के डिटर्मिनिज्म है, सोशल डिटर्मिनिज्म, इस तरह की चीज़ें हो गई। जैसे इंडिया में कास्ट, सोशल डिटर्मिनिज्म इंडिया में कैसे दिखती है, कास्ट स्ट्रक्चर में दिखती है कि मतलब अगर लोअर कास्ट का है तो मतलब इसमें फिर वो हटिंगटन की थ्योरी लगेगी कि मतलब कास्ट का उन्होंने जो क्लाइमेट के लिए बताया था, इंडिया में एज अ कास्ट सिस्टम वाइज एप्लीकेबल है कि हायर कास्ट का बंदा है तो ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ज़्यादा सुंदर होगा, लाइक दैट। प्लीज़ डोंट अब्यूज़ मी, ये सब बुक्स में लिखा हुआ है, हालांकि फालतू चीज़ें हैं, बट ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब सब्जेक्ट्स कैसे डेवलप हुए हैं, डिस्पैरिटी कैसे डेवलप हुई है। तो मेथड क्या है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, आपको ये मेथड पता है, लॉबिंग, एक्टिविज्म, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो एज अ मूवमेंट अगर एक आंदोलन की तरह देखें तो इन्वायरमेंटलिज्म 60s और 70s में स्टार्ट हुआ था, मेनली USA में। ठीक है, ऑल्दो इट वॉज प्रेजेंट सिंस द बिगनिंग। आप देखो किसी भी रिलीजन में सब में ये कहीं ना कहीं दिखता है आप। तो इन्वायरमेंटलिज्म का जो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, एक्चुअल में जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आंसर राइटिंग आपको ऐसे करनी चाहिए कि टॉपिक लिखो, डेफिनेशन लिखो, सारी चीज़ें लिखो, बैकग्राउंड लिखो, उसके बाद आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना चाहिए। लेकिन व्हाट आई डू एक्चुअली, मैं क्या करता हूँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लास्ट में लिखता हूँ। ठीक है, कि हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ, उसके साथ में करंट का रेलेवेंस, कंटेम्प्रेरी ऐड हो जाता है। ठीक, यहाँ क्या है कि आप मतलब मेन कॉन्सेप्ट तक बहुत बाद में आते हो, पर्सपेक्टिव में ही आपके 7-8 पेज भर जाते हैं। लाइक अगर आप ये देखो, ये 17 पेज का डॉक्यूमेंट अगर आपको दिख रहा है तो इसमें पर्सपेक्टिव इतने के बाद आया है और यहाँ से लगातार पर्सपेक्टिव। पेज नंबर 12 से 17 तक सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। मतलब आई डोंट थिंक ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एज सच कभी कभी पूछा हुआ, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लास्ट में लिखो, आपका दिमाग भी कम जाएगा। ऊपर वाले 12 पेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले इन फालतू पेजों से। आप ये देखो 12 पेज नंबर 12 से स्टार्ट हुआ है। तो इन्वायरमेंटलिज्म की 2 अप्रोचेज़ हैं, डुअलिस्ट, कल हमने देखा था डुअलिस्टिक और डाइकोटोमी। डुअलिज्म और डाइकोटोमी क्या होती है, डुअलिज्म मतलब A और B दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज डाइकोटोमी कि या तो A है या B है, डुअलिज्म मतलब ये और ये। ठीक है, ये डुअलिज्म हुआ। तो डुअलिस्टिक अप्रोचेज हैं जो मेनली डाइकोटोमी, अगर इन दोनों में मिलाप हो गया तो डाइकोटोमी ही डुअलिज्म बन जाता है, अदरवाइज फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो हर सब्जेक्ट डुअलिस्टिक है जब उन्हीं में विरोधाभास हो जाता है कि बस यही होना चाहिए, जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक ही होना चाहिए, लोग फालतू हैं, तो ही वो डाइकोटोमी है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच देखते हैं। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन बीइंग सेंट्रिक, मतलब वट एवर यू नीड टू डू, आपको इन्वायरमेंट में जो भी करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। अदरवाइज इन्वायरमेंट आप मत भी प्रोटेक्ट करो तो चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ट्राई करोगे इनको आप लाइन बाय लाइन एज सच रट लो, ये हो जाते हैं आंसर राइटिंग में सीधे। तो ये कहता है वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंट इज नेसेसरी एज इट इज़ अ कमोडिटी फॉर मैन। ठीक है, आपको वेलफेयर करना है इन्वायरमेंट का, करो, डेफिनेटली इट इज़ गुड, लेकिन इसलिए नहीं करना है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है या पशु पक्षी मर रहे हैं, ये नो, नॉट लाइक दैट। वेलफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग के लिए कमोडिटी है। दूसरा कहते हैं ये पॉइंट कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ मैन। हमारे अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया तो हमारे इंटरेस्ट चले जाएंगे, जैसे हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हम रिक्रिएशन नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी ख़राब होगी। QOL ये एक अलग से सिलेबस में टॉपिक है। तो जो ये पॉइंटर्स हैं ना, आप ऐसे बिल्कुल सीधे ऐसे 1 by 1 लिखते चले जाओ एग्जाम में, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप इसको पढ़ के देखो, मतलब दिल बाग बाग हो जाएगा ऐसी लाइंस पढ़ के। और ये लाइंस नॉर्मली बुक्स में नहीं लिखी हैं, बहुत मेहनत करके, मतलब मोस्टली फॉरेन राइटर्स की बुक से ये कंटेंट प्रिपेयर किया गया है, तो डोंट वरी।
आई एम टीचिंग यू नॉन ह्यूमन नेचर। ये लोग क्या कहते हैं, पहली चीज़ तो ये कहते हैं इन्वायरमेंट इसलिए प्रोटेक्ट करो क्योंकि भाई जो है ये एक ह्यूमन के लिए कमोडिटी है, डिग्रेडेशन अगर होगा तो इन्वायरमेंट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ह्यूमन के इंटरेस्ट को ही इम्पैक्ट करेंगे, अटैक करेंगे। फिर साथ में ये कहते हैं कि नॉन ह्यूमन नेचर, ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है ना, तो ये कहते हैं जो नॉन ह्यूमन नेचर है उसकी सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वर्थ है ह्यूमन के लिए और कुछ नहीं। जैसे ये लोग कहते हैं जू है, ठीक है, जू इज़ फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब कंजर्वेशन हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमरी एम जू बनाने का एंटरटेनमेंट है, ना कि कंजर्वेशन, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि रिसोर्सेज तब तक वेस्ट हैं जब तक आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। रिसोर्सेज आर वेस्ट इफ़ दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एट ऑल, ठीक है। तो ये इनफैक्ट जो टेलोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहते हैं कि रिसोर्स आपको भगवान ने दिए हैं, तो आपको भगवान की चीज़ें, मतलब रिसोर्स आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो तो आप भगवान का अपमान कर रहे हो, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम, जिमरमैन, या जे भी लिखा होता है और जेड भी लिखा होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, वो बनते हैं। जिस दिन तक कोल आपका नहीं पता था कि कोल से आपकी पावर बन सकती है, कुछ नहीं था, ठीक है। जिस दिन तक न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, जब तक नहीं नोन थे तब तक न्यूक्लियर मटेरियल वर्थलेस थे। जैसे आज के टाइम में थोरियम है, इंडिया के पास दुनिया के वास्ट थोरियम रिजर्व्स हैं, बट हम कुछ नहीं कर सकते उसका, तो वो हमारे लिए फिलहाल रिसोर्स वैल्यू है ही नहीं, हम यूरेनियम के पीछे भागते हैं, ठीक। तो ये कहते हैं रिसोर्स आर वेस्ट इफ़ दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, तो इसलिए ये कहते हैं हैंस मैंस ऑब्लिगेशन टू एनवायरनमेंट आर इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे हैं कि आपको डेफिनेटली जू बनाने हैं, ठीक, लेकिन मेन एम हमारा डायरेक्ट एम है एंटरटेनमेंट, इनडायरेक्ट एम है कि अगर वो प्रोटेक्ट हो जाए तो ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि गॉड के बाद मैन आता है, ना कि नेचर, ठीक। तो क्रिटिसिज्म क्या है, ये रेडिकल या मैनिपुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कहलाते हैं कि आप नेचर को मैनिपुलेट कर रहे हो, एक रेडिकल आइडिया है जो आपके शॉर्ट टर्म में देखता है। देन शैलो इकोलॉजी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। शैलो इकोलॉजी मतलब आप शैलो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, ठीक है, पूरा इन टोटो नहीं देख रहे हो। शैलो मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने ह्यूमन बीइंग को देखा, बाकी जो एलिमेंट्स थे वो सब छोड़ दिए। देन दिस इज टेक्नोसेंट्रिक, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ध्यान देता है। देन ह्यूमन सेंट्रिक है, ह्यूमन सेंट्रिक लोग कहते हैं, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि मैन इज़ नॉट सुप्रीम, ही इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ नेचर। जैसे कोविड-19 के बाद आपको दिख रहा होगा कि मैन से ज़्यादा आजकल जानवर रोड पे दिख रहे हैं, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, इसलिए ये ख़राब है। शॉविनिज्म को ये प्रमोट करता है, अंतर्राष्ट्रीयता मतलब एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता है, और अल्टीमेटली आपकी सस्टेनेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में इट इज़ फाइन, सस्टेनेबल नहीं है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन इसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए देखते हो। और फाइनली इट इज़ मैनिपुलेटिव व्यू है, क्यों? क्योंकि आपने गॉड के बाद आपने नेचर, गॉड ने, भगवान ने मैन को बनाया और मैन ने नेचर को बनाया, ठीक है। तो ये एक आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ये आपका प्रो पॉसिबिलिज्म है कि मैन डिटरमाइंस नेचर, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक। तो इसको आप टेक्नोसेंट्रिक या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू कहोगे, ठीक। अब ये है आपका डीप इकोलॉजी, ठीक है, बायोसेंट्रिक, ठीक। शैलो इकोलॉजी में क्या था आपके लिए, इकोलॉजी मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग। यहाँ बायोसेंट्रिक, इसको हम लाइफ सेंट्रिक भी कहते हैं, ठीक है, इसके मेरिट्स में लिखा है, ठीक। लाइफ सेंट्रिक मतलब हर तरह की लाइफ, ठीक। एक वायरस भी वही एक लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग है वही एक एलिफेंट है, वही एक चिंगू है, वही एक टिंगू है, वही एक चिंपैंजी है, सारे सब की वर्थ वही है जो आपके ह्यूमन बीइंग की है, कोई अलग नहीं है। तो ये क्या कहते हैं एंड बायोसेंट्रिक अप्रोच वाले या लाइफ सेंट्रिक, नेचर हैज़ एन इंट्रिंसिक मोरल वर्थ, ठीक। नेचर की अपने में एक वर्थ है, एंड ये जो वर्थ है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन यूज़फुलनेस टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब जू हमने इसलिए नहीं बनाया कि मतलब ह्यूमन का एंटरटेनमेंट करना है, जानवरों को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो कल के दिन ह्यूमन भी इंडेंजर्ड हो सकता है। सो दे टेल कि इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन यूज़फुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो नेचर है, ठीक है, उसकी अपनी खुद की एक इंट्रिंसिक वर्थ है, ठीक। आपने एक्सट्रिंसिक वर्थ बना ली है। देन नॉन ह्यूमन नेचर के बारे में ये क्या कहते हैं, नॉन ह्यूमन नेचर है सेम वैल्यू एज द ह्यूमन नेचर हैज़, ठीक। एग्जैक्टली सेम वैल्यू उतनी ही है। जैसे ये जू पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे कहते हैं, जू इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, ठीक है। एंटरटेनमेंट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, ये कहते हैं। देन रिसोर्सेज की बात करते हैं। डेफिनेटली आपको रिसोर्स एक्सप्लॉइट तो करने हैं, बट ओनली टू दैट एक्सटेंट टू विच दे आर रिक्वायर्ड। उसी एक्सटेंट तक ही आप रिसोर्सेज करो, वेस्टेज बचाओ, रिसाइकलिंग वगैरह करो, ये बायोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। साथ में ये एक लाइन और कहते हैं, मतलब ये लाइन लिटरली आप रट सकते हो, ऐसे राइटिंग में कहीं भी एज सच टिप दो। अर्थ्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द डेट्रिटस ऑफ ह्यूमन, डेट्रिटस मतलब होता है सड़ा गला पदार्थ जो आपका वेस्ट है, ठीक है। डेट्रिटस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड, अर्थ की एबिलिटी लिमिटेड है, अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं नेचर बदला ले लेगी। आज के टाइम में हम सब ये चीज़ बिल्कुल देख रहे हैं। ये क्या कहता है देन, ह्यूमन इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नॉट द नेचर इटसेल्फ। ये आप लाइन पूरी कर लेना, ह्यूमन जो है एक नेचर का एनवायरनमेंट ही है, खुद नेचर नहीं है। लेकिन
साथ में ये लोग ये भी कहते हैं हाउएवर क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ मेंटली सुपीरियर, हम मेंटली सुपीरियर हैं तो इसलिए हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, वी आर मॉरली बाउंड टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड इन्वायरमेंट। अब आप चिंपैंजियों से या बंदरों से या लंगूरों से नहीं कह सकते कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ये काम कर सकते हैं। तो इस अप्रोच की मेरिट्स देखते हैं। ये अप्रोच लाइफ सेंटर्ड है, डीप इकोलॉजी है, जैसे हमने बात की, पूरा ह्यूमन के साथ इन टोटो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, इको सेंट्रिसिज्म को प्रमोट करता है। इको मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोलॉजी सेंट्रिक है। इको फेमिनिज्म इससे राइज हुए, एनिमल राइट्स बाद में इसमें इश्यूज है। इको फेमिनिज्म मतलब ऐसा फेमिनिज्म जो इकोलॉजी ड्रिवन हो, जैसे चिपको मूवमेंट था, ठीक है। देन वेस्ट मैनेजमेंट को ये सपोर्ट करता है, यूज़ एंड थ्रो कल्चर को रिड्यूस करता है, ठीक है, सस्टेनेबल है और ये इसकी जो है कंजर्वेटिव वैल्यू है। ऊपर वाले की मैनिपुलेटिव वैल्यू थी, इसकी कंजर्वेटिव वैल्यू है। गॉड ने नेचर को बनाया, नेचर ने मैन को बनाया। अब लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं? देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है। चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज तो ये कि पॉपुलेशन राइज हो रही है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। दूसरा चैलेंज ये है कि मेन एम ऑफ ज्योग्राफी इज़ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे भी हमने सिलेबस में देखा था। जब आप ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर ही नहीं कर पाओगे, एनिमल का वेलफेयर करने के लिए थोड़ी पैदा हुए यार, दिमाग इसलिए नहीं दिया, खुद के लिए कर लो ना पहले। मैन बाई नेचर इज सेल्फिश, ठीक है, थॉमस होब्स की ये कोट है। तो आपको अपने लिए करना पड़ेगा ना सबसे पहले, दूसरों का भला हो जाए, आप ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे, ठीक। देन रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया, सम सोसाइटीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, तो जो लोग डेवलप हो गए वो तो ठीक है, बाकी जो अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको आप इन्वायरमेंट चिल्ला रहे हो, ठीक है। देन कॉस्टली है ये मेथड, इतने ईजिली नहीं कर सकते, कैसे करोगे, ठीक है। आपके पास टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ठीक। देन ग्लोबल कॉपरेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन जो रियलिज्म ड्रिवन वर्ल्ड है, रियलिज्म मतलब पावर जिसका डंडा चलता है वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंटरनेशनल रिलेशन में 4 टाइप के रिलेशन होते हैं, उसमें एक रियलिज्म होता है, एक आइडियलिज्म होता है और भी 2 होते हैं। रियलिज्म क्या कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे यूएसए है आज के टाइम में, चाइना है। आइडियलिज्म मतलब इंडिया टाइप हो गया कि हाँ मतलब हम फैमिली हैं, फलाना ढिकड़ा। अल्टीमेटली रियलिज्म ड्रिवन वर्ल्ड है और ये जो आपका इन्वायरमेंटलिज्म है, इट इज़ मेयर एन आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू और जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है बायोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वायरमेंट में वो देख। एक है डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। डिटर्मिनिस्टिक मतलब होता है इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू, ए है तो बी होगा ही होगा। तो डिटर्मिनिस्ट क्या कहते हैं, आप कुछ भी कर लो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, रिसोर्स पे प्रेशर इतना है कि अल्टीमेटली मतलब नुकसान होना ही है। इनहेरेंटली लिमिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड ऑन माल्थसियन स्कार्सिटी। इतना ज़्यादा रिसोर्स पे प्रेशर है कि स्कार्सिटी आएगी ही आएगी, भुखमरी आएगी, लिमिट्स टू ग्रोथ आना ही आना है। लिमिट टू ग्रोथ ये कहता है कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है, मतलब 2100 में पूरी, अभी क्या है, अभी पॉपुलेशन राइज हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आप कुछ करोगे तो पॉल्यूशन राइज हो जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ करोगे, एग्रीकल्चर डिक्रीज हो जाएगी, फिर उससे कुछ करोगे दूसरी चीज़ हो जाएगी, अल्टीमेटली आपका स्कार्सिटी आनी ही आनी है, पॉपुलेशन मरने ही मरने हैं लोग, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन माल्थसियन स्कार्सिटी, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे ये लोग कहते हैं रिसोर्सेज आर बाउंडेड टू बी एग्जॉस्टेड, ठीक है, डिस्ट्रक्शन इज़ इनएविटेबल, ठीक है, मैन कैन ओनली लेंथन द टाइम। जो ऐसा हो सकता है कि जो आपका आज डिस्ट्रक्शन हो रहा है 20 साल बाद करो। तो माल्थस को हम एक्सट्रीम नेगेटिविस्ट भी कहते हैं, सुप्रीम नेगेटिविस्ट या सुप्रीम पेसिमिस्ट इन सोशल साइंसेस माल्थस को कहा जाता है। देन इसके बाद पॉसिबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये विडल डेला ब्लाश, इनका है कि इन्वायरमेंट सेव हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा देखना चाहिए, नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन इन्वायरमेंटलिज्म। देन जो नेक्स्ट अप्रोच है दैट इज़ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अप्रोच, टी.ओ. रियॉर्डन की है। ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट को मैनेज करना, ये हम एडवांस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। ये कहते हैं एनवायरनमेंट को मैनेज करो, चाहे तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म से करो या बायोसेंट्रिसिज्म से करो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है, कुछ भी करो, एनवायरनमेंट को मैनेज करो, नहीं तो निपट जाओगे। देन जो लेटेस्ट है दिस इज़ नियो एनवायरमेंटलिज्म। ये क्या कहते हैं, नियो एनवायरमेंटलिज्म, जैसे नियो लिबरल्स थे ना, ये कहते हैं कि जो भी आपके वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी है, साइंस है, कैपिटलिज्म है, ट्रेड है, ये सब आपका नेगेटिव नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट इन्हीं में सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं, इन्हीं से आप अल्टीमेटली सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। तो नियो इन्वायरमेंटलिस्ट क्या करते हैं, अटेम्प्ट्स टू ब्रेक थ्रू द लाइंस ऑफ ओल्ड ऑर्थोडॉक्सी। इसको आप एज सच की वर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, विच इज़ विजिबली एग्जॉस्टेड एंड कन्फ्यूज्ड। आप देख रहे हो ना, एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू या बायोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों ये ठीक है डुअलिज्म नहीं, डाइकोटोमी की तरह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कन्फ्यूज नहीं कि हम ये करें, आप अल्टीमेटली कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो फिर न्यू एनवायरमेंटलिज्म एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। जब भी आपको ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नियो टाइप का टर्म दिखे, जैसे नियो डिटर्मिनिज्म,
ठीक है। तो नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के दोनों को मीडिएट करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह नियो इन्वायरमेंटलिज्म की दोनों अप्रोचेस को मीडिएट करने की कोशिश करता है। सो दैट्स वाई नियो इन्वायरमेंटलिज्म एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर हम ये देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म पूछा हुआ है लगातार, ये एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म का क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनिज्म है यहाँ पर पूछा है, ठीक है। देन 2010 में नियो डिटर्मिनिज्म पूछा था, तो डेफिनेटली ये आपको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होना चाहिए कि नियो एनवायरमेंटलिज्म पूछ ही लेगा। और यहाँ क्या था, ये नियो एनवायरमेंटलिज्म पहले पूछा था 2002 में, तो फिर ये तो आपके लिए एक्सपेक्टेड था कि नियो डिटर्मिनिज्म पूछे। अब यही नियो डिटर्मिनिज्म इन्होंने यहाँ पर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म करके प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया। तो ये वही टॉपिक्स हैं। अगर एक टॉपिक में यूपीएससी डिटेल में जा रहा है तो सिमिलर डिटेल आपको दूसरे टॉपिक की देखनी पड़ेगी। अगर नियो एनवायरमेंटलिज्म पूछा है तो नियो डिटर्मिनिज्म पूछेगा, 5 साइकिल ऑफ इरोजन अगर पूछ लिया तो 6ठी पूछेगा। तो यू हैव टू बी अवेयर कि मतलब एक्चुअल में रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं, कौन सी बुक से मिलते हैं। तो मतलब 300 की प्लस के लिए मेहनत करनी होती है। कोचिंग्स आप नॉर्मली कर लो तो दैट इज़ फाइन, बेसिक आपका हो जाएगा, बट 300 प्लस या 350 प्लस जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई ऑलरेडी टोल्ड कि मेरे पेपर 1 में 176 मार्क्स है, पेपर 2 में मेरे कभी इतने मार्क्स नहीं आए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि इतना ले आओ। 156 जब रिड्यूस हो गया, पेपर 2 में कभी 130 से ऊपर जा ही नहीं पाए हैं, ठीक है। रीज़न यही है कि बुक रीडिंग इज़ वेरी शैलो, जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे। तो न्यू एनवायरमेंटलिस्ट ओल्ड ऑर्थोडॉक्सी की लाइंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी एग्जॉस्टेड या कंफ्यूज दिखती है। न्यू एनवायरमेंटलिज्म जो कहती है वो अल्टीमेटली कहता है कि मनी और पावर, पैसे से सब कुछ हो सकता है। ये क्या कहते हैं अल्टीमेटली, जो इनकी लाइन है, न्यू एनवायरमेंटलिज्म इज़ अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक फ्रेंडली पोस्ट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एनवायरमेंटल डिलेमा। तो इस डिलेमा को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रेंडली है, याद रखना, एंटी इकोनॉमी नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की जो डिबेट चलती है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर, जैसे आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं न्यू एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच है। ये क्या कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी, ग्लोबली जो कैपिटलिज्म फैल रहा है, ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड वेस्टर्न स्टाइल डेवलपमेंट, यही आपका अल्टीमेटली दीज आर नॉट अ प्रॉब्लम बट द सॉल्यूशन, यहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर लाइज इन न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्नोसेंट्रिक आपको जाना पड़ेगा, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी। अभी कोरोना वायरस फैल गया ना, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन बायोटेक या नैनोटेक या न्यूक्लियर साइंस से ही आएगा, ठीक है। जियो इंजीनियरिंग, आपकी सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है ना, तो आपको जियो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। लैंडस्लाइड है तो आपको जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर जो लाई करता है न्यू टेक्नोलॉजी में लाई करता है, पुरानी चीज़ों से आप कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और अल्टीमेटली दिस इज़ द न्यू वेरिएंट ऑफ ओल्ड वेलेजियन टेक्नो ऑप्टिज्म। ये वेलेजियन चर्च का है, वो कहते थे टेक्नोलॉजी से आपका सब कुछ हो सकता है। तो ये न्यू एनवायरमेंटलिज्म अल्टीमेटली उसी का एक न्यू वेरिएंट है। तो न्यू एनवायरनमेंट की जो मेरिट्स हैं, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन देता है, मतलब ठीक है, अल्टीमेटली कुछ तो आप बताओगे ना। देन डाइकोटोमी ऑफ एंथ्रो एंड बायोसेंट्रिक अप्रोचेस, उनको दूर करने की कोशिश करता है। देन ये कहता है कि साइंस इज़ अ सॉल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम। आप जानते हो दुनिया में, जैसे अभी आप ई स्टडी कर रहे हो, सपोज आपको टैब खरीदना है, ठीक है, या आप लाइक ये नोट्स बने हुए हैं, डिजिटल नोट्स हैं, तो इसके लिए मुझे पेपर्स वेस्ट नहीं करने पड़े। हालांकि मुझे रफ नोट्स पहले पेपर्स पर बनाने पड़े, लेकिन ये फाइनल नोट्स जो अभी ये 17 पेजेस दिख रहा है, ये 17 पेजेस एटलीस्ट 8.5 पेजेस मैंने बचा लिए ना, और आपको भी अब 8.5 पेजेस अलग से रिप्रिंट नहीं करने। तो आप देखो साइंस ने क्या किया, 8.5 पेजेस मेरे बचाए, टाइम बचाया, एवरीथिंग। आप सीधे इन 8.5 पेजेस को डिजिटली पढ़ सकते हो। तो एटलीस्ट अगर 100 स्टूडेंट्स भी इनको पढ़ते हैं तो 850 पेज आपने बचा लिए। तो साइंस इज़ द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। ई स्टडी रिड्यूस करती है लोड ऑफ प्लांट्स पर जो लोड्स है उसको रिड्यूस करती है, पेड़ ही नहीं काटने पड़ेंगे। और ये आपका एडेप्टेशन को प्रमोट करता है, नॉट मिटिगेशन। ये मिटिगेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आप एडेप्ट करोगे चीज़ों को, मिटिगेट नहीं करोगे, प्रॉब्लम से दूर नहीं भागोगे। अल्टीमेटली दिस इज़ ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आपको एक ह्यूमनिज्म को डेफिनेट रोल देता है। ह्यूमनिज्म क्या है, अगेन आपको यहाँ देखो सिलेबस में ये दिखेंगी बहुत सारी टर्म्स, इसमें एक ह्यूमन है, ह्यूमन अप्रोच। तो ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ो, दिस शुड बी ह्यूमन सेंटर्ड, ह्यूमन एजेंसी बीच में आपका मेन रोल प्ले करनी चाहिए। तो ये न्यू एनवायरमेंटलिज्म क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट रोल टू ह्यूमनिज्म। मैन मस्ट एक्ट एज गॉड्स टू सेव द प्लेनेट, ठीक है, मैन को देवताओं की तरह काम करना चाहिए। स्टीवर्ट ब्रांड ने ये चीज़ कही है। अब ये वो चीज़ है जिसमें से आप 2-4 पॉइंट भी रट लो यहाँ से, क्योंकि या तो एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, तो आप लिखो, अदरवाइज आई डोंट थिंक ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कई टॉपिक्स के लिए पूछा हुआ है,
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डिटर्मिनिज्म क्या है, डाइकोटोमी, ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एंशिएंट रिलीजन, ट्राइबल कल्चर, शामनिज्म मतलब होता है जो तांत्रिक कल्चर होते हैं वो सब इसको मानते हैं। अल्ट्रुइस्टिक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म जो है, मतलब कम्युनिज्म अल्टीमेटली तो अल्ट्रुइस्टिक थी ना, भले ही अब बाद में मुफ्तखोर और फोकट वाली फिलॉसफी में बिलीव करने लगे हों, लेकिन अल्टीमेटली जो एक्सट्रीम एम है वो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से इक्वालिटी नहीं है, तो मतलब आपको इक्वालिटी लानी पड़ेगी। तो इन्वायरमेंटलिज्म अल्टीमेटली कम्युनिज्म की बात करता है, ठीक है। यूरोप में कैसे चला था, 3 जगह याद कर लो जो मेनली इन्वायरमेंटलिज्म है, यूरोप में, यूएसए में, देन इंडिया में, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे देख लेंगे। यूरोप में इट वाज पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आईआर के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत चीज़ें होने लगी थी। सोडा ऐश वहाँ काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन किया था, तो ब्रिटेन ने सबसे पहले एल्कली एक्ट लाए थे 1860s में, और लगभग 100 से ज़्यादा साल तक चले थे। तो लीगली ये पहला एक्ट था। पहले तो आपको ये काफ़ी ट्राइबल कल्चर में, एंशिएंट रिलीजन्स में लगातार दिखता ही था। फिर इसके बाद बैक टू नेचर मूवमेंट 20th सेंचुरी में चला था ये, लेकिन रोमांटिक आइडिया थे, ठीक है। मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म ये कहते थे, मतलब बिल्कुल रोमांटिसिज्म में बिलीव करते थे कि बस नेचर की तरफ चलो, ठीक है, खाना है तो कच्चा खाना खाओ, ठीक है, लाइक दैट, ठीक, लाइक वो लाइफ हो गई हंटर एंड फूड गैदरर्स वाली, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सट्रीम रोमांटिक व्यू था, इसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमन जो रोम है ना वो ऐसे ही आया, रोम मतलब रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं, मतलब दुनिया बस रोमांस से चलती है, ठीक। तो ये एक्सट्रीम रेडिकल व्यूज़ थे। देन पीटर क्रोपोटकिन, ही वॉज एक्सट्रीम एनार्किस्ट। पीटर क्रोपोटकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में नहीं है लेकिन आई विल टीच यू इन एडवांस लेक्चर्स। पीटर क्रोपोटकिन ये कहते थे मतलब कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, जो कुछ है सब मतलब हर आदमी को गवर्नमेंट की तरह काम करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, रिलेटेड साइबेरियन ग्लेशियर मेल्टिंग विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब एक्चुअली जो यहाँ नाम आते जा रहे हैं ना, मैंने आपको क्यों इनिशियली वो ग्रीक और रोमन्स वो सब नहीं पढ़ाए जो फालतू में सब लोग पढ़ाते रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी नाम इंपॉर्टेंट है ना वो यहाँ आ ही जाएंगे, आपको अननेसेसरी अरेबियंस और ग्रीक्स के बारे में नहीं पढ़ना है। क्रोपोटकिन वाला सोवियत रशिया के थे। देन गार्डन सिटी मूवमेंट, अर्बन प्लानिंग में हम पढ़ते हैं, सर एबेंजर होवर्ड ने इस चीज़ की बात की थी। अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहा था, सिटी के पास में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। सिटी में क्या, अगर आप देखो तो सिटी सेंटर पे काफ़ी हाई बिल्डिंग्स होती हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, बट बाहर की तरफ डेंसिटी आपकी थोड़ा सा डिक्रीज़ होना शुरू होती है। तो इस तरह से तो गार्डन सिटी मूवमेंट इन्होंने क्या कहा, सिटी को आप एक्सपेंड कर दो, ठीक है, अर्बन स्प्रॉल टाइप बनाओ सिटी प्लानिंग के लिए। यहाँ पर लोग ऐसी सिटी बनाओ कि एक घर होगा यहाँ पर, उसका गार्डन होगा, फिर एक घर होगा, गार्डन होगा यहाँ, इस तरह से नहीं कि मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक घर है, ठीक है, आप फ्रेश भी हो रहे हो तो नीचे वाले के ऊपर बैठे हो। देन यूएसए में पोस्ट वर्ल्ड वॉर ये राइज़ हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी डिस्ट्रक्ट हो गई थी, तो यूएसए वर्ल्ड वॉर के बाद दिखा। तो वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर फ्रैंकलिन थे, उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। नेचुरल जो नेशनल पार्क्स वगैरह इसके बाद ही बनाए गए थे। देन एक साइलेंट स्प्रिंग मूवमेंट चला था, जो ये डीडीटी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था इंडस्ट्रीज़ में। तो रिचर्ड गैरसन ने एक बुक लिखी थी 1962 में, उनकी बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। इस बुक में इन्होंने बात क्या की थी कि जो स्प्रिंग्स थी, जो बर्ड्स थे वो डीडीटी खा खा के मर जाते थे, तो स्प्रिंग्स वहाँ की साइलेंट हो गई थी। तो फिर ये पूरा साइलेंट स्प्रिंग मूवमेंट चला, डीडीटी के रिप्लेसमेंट देखे गए, आपने ये सब जीएस इन्वायरमेंट में पढ़ी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। देन एक योसेमाइट नेशनल पार्क, एक्चुअल में ये इससे रिलेटेड है, मोइर ये वाला पहले फ्रैंकलिन से रिलेटेड है, उनके साथ के थे ये। तो ये कैलिफोर्निया में, ये योसेमाइट आप इसको ऐसे बना सकते हो, कैलिफोर्निया यूएसए ये है ना आपका, ठीक है, लाइक दिस यूएसए है, तो कैलिफोर्निया ये यूएसए यहाँ से आता है, ठीक। तो कैलिफोर्निया यहाँ है, यहाँ पर योसेमाइट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये मोइर उन्होंने ज़्यादा इसके पीछे काम किया था। वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क माना जाता है। कैलिफोर्निया गोल्ड रश, यहाँ पर गोल्ड मिला था, तो बाकी पूरे लोग यूएसए में क्या है कि यूएसए में जैसे अपने नॉर्थ साउथ डिवाइड है, यूएसए में ईस्ट वेस्ट डिवाइड है। इस एरिया में ज़्यादातर डेवलप्ड लोग रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स आए थे इन्होंने यहाँ के ट्राइबल्स को इधर धकेल दिया था, ठीक है। तो यहाँ गोल्ड मिला, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका में, ठीक है, यानोमामी ट्राइब्स को जैसे लोगों ने गोल्ड रश वालों ने मार दिया था, ऐसे ही कैलिफोर्निया में भी ये सेम चीज़ हुई थी। 70s में यूएसए में क्या था कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट निक्सन थे उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया और यूएस ईपीए बनाया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की। काम बहुत हो गया, अब हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो निक्सन को इसका इन्वायरमेंटलिज्म का एक बड़ा प्रणेता माना जाता है, बड़ा स्टॉलवर्ट माना जाता है। साथ में फर्स्ट अर्थ डे भी सेलिब्रेट हुआ था 1970 में। अब इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में देख रहे हैं जैसे एंशिएंट टेक्स्ट है, रिलीजन है, जैनिज्म आपका एक्सट्रीम पे जाता है, ठीक है। एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है वीगन। ये लोग क्या कहते हैं, मतलब कि दूध भी नहीं पियेंगे, हनी भी नहीं खाएंगे, लाइक दैट। देन चिपको मूवमेंट,
आपको पता है रेनी विलेज यूके में चला था 1774 में आई थिंक। इको फेमिनिज्म का बेस्ट एग्जांपल था, ये 1970s में वापस से आ गया था। देन एपिको मूवमेंट था, एपिको मूवमेंट ये कर्नाटका में हुआ था, ठीक है। चिपको टाइप ही था बस, एपिको मीन्स चिपको इन कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। देन इसके जो ओवरशूट्स थे वो अफ्रीका तक गए। देन साउथ में केरला में साइलेंट वैली मूवमेंट पलक्कड़ केरला में हुआ था। यहाँ क्या हुआ था, जैसे वो साइलेंट स्प्रिंग थे, यहाँ पर साइलेंट वैली, ये बर्ड्स लिखा हुआ, बर्ड्स रिड्यूस हुए तो साइलेंस आ गई थी पार्क में। साथ में लायन टेल्ड मकैक जो आप पढ़ते हो ना, इनके भी कंजर्वेशन पे इसने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। देन जो और आपको दिखेंगे इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स आपको दिखे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने किया था। यहाँ क्या था कि नर्मदा जो डैम था वो उसकी हाइट बढ़ा रहे थे, तो फिर सबमर्जेंस ऑफ विलेज हुए, क्योंकि हाइट ऑफ डैम बढ़ाओगे तो ठीक है, उसके ऊपर पूरा चला था कि आप विलेज सबमर्ज कर दे रहे हो ना, तो नर्मदा बच रही ना, एक्चुअली नर्मदा प्लस इकोलॉजी दोनों को बचाने का आंदोलन था। देन ऐसे एक गंधमार्धन पर्वत है, मूवमेंट चला था, यहाँ पर बॉक्साइट माइनिंग हुई थी, ये आपका उड़ीसा में है, तो वहाँ ही चला था। और यहाँ क्या था, मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज बहुत सारी थी। अब जो इसमें आप रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम एडवांस लेक्चर में और भी देखेंगे, अर्बन स्प्रॉल से कैसे रिलेटेड है, आप खुद भी रिलेट कर सकते हो। अर्बन स्प्रॉल क्या करता है, इंक्रोचमेंट ऑफ ग्रीन स्पेस कर देता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एरिया जो ऑलरेडी आपके जंगल थे उनको काट के आपका हाउस बना देता है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट करता है। देन इसी तरह से आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ सकते हो, जैसे आपका इररिपेरेबल इन्वायरमेंटल डैमेज। देन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, ये सब इन्वायरमेंट पे ऐसा डैमेज करते हैं दैट इज़ इररिपेरेबल। तो इस तरह से आपको सिलेबस की हेडिंग से इसको लिंक करना है। तो आई हैव ट्राइड टू लिंक, मैंने नहीं कर पाया था, बाकी आप खुद सोच के यहाँ लिख सकते हो। सो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम देखेंगे तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको हम डिटेल्स में एडवांस लेक्चर में पढ़ेंगे, साथ में न्यू एनवायरमेंटलिज्म क्वेश्चन का आंसर लिखने की भी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जो हमने ये बेसिक कोर्स की बात की है ना ये यूट्यूब पर, दिस इज़ हाईली ऑलरेडी वेरी एडवांस्ड लेक्चर, मतलब इतने एडवांस में लोग ना आता है ना लोग पढ़ाते हैं, बट स्टिल अब ये क्या होगा, ये चीज़ें सबको आती हैं, तो आप ये इससे आप 300 के आसपास पहुंच सकते हो जो मैंने पढ़ा दिया। बियॉन्ड दैट यू हैव टू गो, तो यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज, अदरवाइज मैंने आपको ये टॉपिक लिस्टिंग करके दे दिए, तो यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।